भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता सके कि इतने हफ्तों में पहलगाम वाक़े की क्या तहकीकात की हैं, क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई है, क्या ये जान पाए हैं कि दहशतगर्द कहां से आए थे। भारतीय टीवी के इंटरव्यू में साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का कहना था कि पहलगाम वाक़े में मुकामी दहशतगर्द भी मुलव्विस हो सकते हैं और इस बात का कोई सबूत नहीं कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। पी चिदम्बरम ने कहा कि मोदी हुकूमत जंग के दौरान होने वाले नुकसानात को भी छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी में किरदार है तो हम इसका इतराफ़ क्यों नहीं करते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया है। पी चिदम्बरम का बयान भारत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा साबित करता है। एक बयान में शेरी रहमान का कहना था कि भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश पहले ही कर चुका है। भारतीय हुकूमत को शफाफ तहकीकात से खौफ है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। शेरी रहमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 27 बार कह चुके कि सीज़ फायर में उनका कलीदी किरदार था। पाकिस्तान खत्ते में अमन का हामी है। भारत सिर्फ इल्ज़ामात की रविश पर बरकरार है। पहलगाम हमला भारतीय रियासत की नाकामी का नतीजा है। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का भारतीय मंसूबा भी सामने आया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना चाहता है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन महादेव की आड़ में अंदरून मुल्क सियासी साख बहाल करना चाहती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फौज ने जाली मुकाबलों का सिलसिला शुरू किया था। 24 अप्रैल को 2 कश्मीरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर जाली मुकाबले में शहीद किया गया था। भारतीय मंसूबे के तहत भारतीय जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। DGISPR भारतीय जेलों में 723 पाकिस्तानियों की गैर कानूनी कैद की तफसीलात पहले ही बता चुके हैं। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरी हिरासत में हैं। इन 56 अफराद की तफसीलात भी DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 29 और 30 अप्रैल को बता चुके हैं। भारतीय मीडिया को पहले ही इन अफराद की लाशों और प्लांटेड हथियारों की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं। गैर कानूनी हिरासत में मौजूद अफराद को दहशतगर्द जाहिर करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। और जिस तरह की अभी जिक्र हुआ, चंद हफ्ते कबल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि भारत में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानी कैदियों को जाली पुलिस मुकाबलों में इस्तेमाल किए जाने का बढ़ता रुझान खत्ते को दरपेश मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में एक अहम पहलू है। उनका कहना था कि उनके पास इत्तलात हैं कि भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदियों को दहशतगर्द करार देकर जाली मुकाबलों में इस्तेमाल किया जाता है। There is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrated. Once you keep on seeing on the Indian media and their so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails, killed in fake encounters, tortured, forced to give confessional statements, posed as terrorists. This is the facts, this is the reality of what's going on behind all these incidents.
और यहाँ हम कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसरान ने मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पुलिस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 164 अरब रुपए का बजट दिया है। पुलिस की तनख्वाहों पर 132 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली से खबर आ रही है कि इजलास में अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया है। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके उन्हें थप्पड़ मारा। आजम मलिक नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। आजम, क्या वाक़या है ये? जी देखिए वजी, ये बड़ा अजीब वाक़या हुआ पंजाब असम्बली में आज। जब हम ऊपर गैलरी में बैठे थे तो अचानक से अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। आपको याद होगा कि हालिया फैसले के बाद अपोजिशन लीडर को 10 साल की कैद हुई, जिसके ऊपर अपोजिशन ने वॉकआउट किया। अपोजिशन नारेबाजी की थी, जिसके बाद अपोजिशन रुकन है खालिद निसार डोगर, उन्होंने हुकूमती रुकन एहसान रियाज पर थप्पड़ रसीद कर दिया। और जबकि दूसरे जो डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कायम स्पीकर ज़हीर इकबाल खट्टर की गुफ्तगू के दौरान ये अपनी सीट से उठे और हुकूमती रुकन पर थप्पड़ जोरदार रसीद किया। जबकि जो जो सूबाई वज़ीर कानून थे शोएब भरत, आसिफ करमानी और मोइन कुरैशी बीच जो कराते रहे, ताहम ये हमला जो था वो सडन था जो हुकूमती रुकन एहसान रियाज पर, कि वो संभल ही नहीं पाए। इस दौरान दूसरे अरकान बीच में आ गए और बीच में कराते रहे, जिसके बाद इस लड़ाई के बाद डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल खट्टर ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। सूबाई वज़ीर शान रफीक भी हाथापाई में कूद पड़े, जिसके बाद तकरीबन जो ऐवान है इस वक्त वहाँ पर 5 मिनट का वक्फा है और हुकूमती रुकन और जो अपोजिशन रुकन थे इन दोनों को अब ऐवान से बाहर कर दिया गया है। जी अच्छा, ये वाक़या एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइएगा, किस तरह पेश आया, मामला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए वजी, ये मामला ये इस तरह से था कि अपोजिशन जो है वो ऐवान से वॉकआउट कर गई थी। अपोजिशन लीडर अहमद बशीर को 10 साल की ATC से कैद के बाद तो अपोजिशन रुकान जो है वो ऐवान के अंदर आवाज़ें लगा रहे थे। तो हुकूमती रुकन जो थे उन्होंने इसके ऊपर कहा कि आप आवाज़ें ना लगाएं। एहसान रियाज से उन्होंने कहा कि आप आवाज़ें ना लगाएं, क्योंकि आवाज़ें लगाने से डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल खट्टर जो है वो चूँकि बात कर रहे हैं। इस पर ये जो अपोजिशन रुकन थे ये तैश में आ गए और ये उठे हैं और इन्होंने जाकर हुकूमती रुकन को थप्पड़ दे मारा। इस दौरान जो था वो ये हमला जो था वजी इतना अचानक था, जो उठे आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, एकदम उठे और जाते ही थप्पड़ मार दिया कि किसी को कराने की जो है वो फुर्सत नहीं मिली। जब उन्होंने थप्पड़ उन्हें रिसीव कर दिया, उसके बाद सूबाई वज़ीर कानून शोएब भरत और शान रफीक जो है वो भी सूबाई वज़ीर हैं, वो बीच में आए और उन्होंने एक दूसरे को अलहदा किया था। हम हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान फिर स्पीकर डाइस के आगे आ गए और बाद में डिप्टी स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आजम मलिक जो बता रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से बॉयकॉट था, नारे लगाए जा रहे थे और इस दौरान थप्पड़ का तबादला हुआ है। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस वक्त इजलास को चेयर कौन कर रहा है आजम? देखिए, इसको इजलास को चूँकि स्पीकर मलिक अहमद खान तकरीबन जो है वो 6 अगस्त तक बैरून मुल्क हैं, तो टाइम कम स्पीकर हैं ज़हीर इकबाल खट्टर जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली में, वो इजलास को चला रहे थे। टाइम कम स्पीकर ने एहसान रियाज और शान रफीक को बार बार मना किया कि आप जो है हुकूमती रुकन को भी और अपोजिशन के रुकन को भी मना करें। हम आपको पता है कि अपोजिशन जो है जब से ADC के अंदर से सजाएं हुई हैं, तो जब भी इजलास होता है तो अपोजिशन ऐवान के अंदर अलामती वॉकआउट करती है। इन्होंने आज सीढ़ियों के ऊपर भी एहतजाज किया, तो बार बार आवाज़ें कसने के ऊपर अपोजिशन की तरफ से आवाज़ें कसी जा रही थी। तो हुकूमती जो रुकन थे हसन रियाज, उन्होंने उनको मना किया, जिसके ऊपर जो अपोजिशन के रुकन थे खालिद निसार डोगर इनका नाम है, इन्होंने आकर हसन रियाज को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। जिसके बाद जाहिर है जब ये थप्पड़ लगा तो वो सारे लोग बैठे थे, आप वीडियो भी देख रहे होंगे, फिर एकदम से हुकूमती अरकान भी खड़े हो गए, शान रफीक भी आ गए, शोएब भरत भी आ गए और दूसरी तरफ से अपोजिशन के जो अरकान थे वो भी आ गए। हंगामा राई होने का इम्कान था, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल खट्टर ने फौरी तौर पर मुदाखलत की और इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। देखिए वजी, अब होगा ये कि ये जो थप्पड़ लगाया गया है अपोजिशन की तरफ से हुकूमती रुकन को, अब ये बाकायदा हुकूमती रुकन एक दरखास्त देगा। आपको याद होगा यही वो कंडक्ट था, यही वो रूलिंग थी स्पीकर मलिक अहमद खान की कि ऐवान को ऐवान रहने दिया जाए। अब एक दफा फिर हमने देखा कि वही वाकया पेश आ गया कि एक थप्पड़ रसीद कर दिया गया
अब अगर हुकूमती रुकन एक दरखास्त देता है और ये कहता है कि उस रूलिंग की खिलाफ वर्जी हुई है जो 63A का फैसला था, तो मेरा ख्याल है अब बात फिर आगे बढ़ सकती है। इसी चीज के ऊपर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन ने और हुकूमती अरकान ने मुज़ाकरात किए थे और उनके मुज़ाकरात भी इसी सूरत में कामयाब हुए थे कि दोनों तरफ से इजलास को चलने दिया जाएगा। लेकिन आज आपने देखा है कि अब अपोजिशन की तरफ से एक दफा फिर ऐसा कंडक्ट किया गया है कि जो आवाजें कस रहे थे उसके जवाब में अपोजिशन रुकन ने बात नहीं की, बल्कि उठे अपनी सीट से और जाके हुकूमती रुकन को थप्पड़ जड़ दिया। मेरा ख्याल है अब इजलास जब दोबारा शुरू होगा तो इसके कंडक्ट के ऊपर बात की जाएगी कि अब इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। अच्छा, मलिक अहमद खान की जानिब से जो सुलह कराई गई थी, वो इस वक्त अगर इजलास को चेयर कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि उनकी जानिब से क्या रिएक्शन है, उनके क्या तासुरात हैं? देखिए वजी, अभी तो ये बिल्कुल अभी वाकया हुआ है। इसके ऊपर वो जब जुमे के रोज भी अपोजिशन ने एहतजाज किया था तो मेरी उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, तो उनका यही कहना था कि यही मामला तो एडवाइजरी कमेटी में तय किए गए थे कि जब इजलास हो रहा होगा तो आप तनकीद करें, हुकूमती कामों के ऊपर तनकीद करें, ऐवान को आप चलाएं। अगर आपने हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी है तो उसका एक मौसर इजहार है, आप अपनी सीट से खड़े हों, आप अपनी बात करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप ऐवान के अंदर खड़े हों और ऐवान के अंदर गाली गलौज शुरू कर दें, स्पीकर डाइस पे आ जाए, आप माइक तोड़ दें। और आज आपने देखा, आज तो हद ही हो गई है। हमने वजी अदम एतमाद के अलावा। अच्छा आजम ये बताइएगा, 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कराया गया इस तूफान बदतमीजी को रोकने के लिए। 5 मिनट तो गुजर चुके हैं, क्या इजलास अभी भी मुलतवी है या क्या सूरत हाल है? देखिए वजी, इस वक्त जो है वो जो इजलास को अरकान को बुलाने के लिए घंटियों का अमल है वो दोबारा से शुरू हो गया है। 5 मिनट का वक्फा दिया गया था, 5 मिनट घंटियाँ बजाई जाती हैं। 5 मिनट के बाद तकरीबन ये 15 मिनट का प्रोसेस होता है। अभी तक तो घंटियाँ बज गई हैं, क्योंकि ये इतना आनन फानन हुआ और डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नन ने बड़ी जो है वो फौरी तौर पर इसको रोकने के लिए लड़ाई को, इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। तो अब इसके बाद जब इजलास से आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि अब आइंदा का लाहे अमल हुकूमती अरकान क्या अपनाते हैं और अपोजिशन की क्या लाहे अमल है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं आजम मलिक, बता रहे हैं घंटियां बजाई जा रही हैं, दोबारा अरकान को वापस आने का इंदिया दिया जा रहा है। लेकिन जब दोबारा आते हैं तो क्या इस वक्त माहौल होगा, कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। अपोजिशन लीडर्स को सज़ा सुनाए जाने के बाद दर्जा हरारत बुलंद है, आजम मलिक का बताना है। और उसके बाद ज़रा सी बात भी झगड़े का बायस बन जाती है। आजम मलिक हमारे साथ मौजूद है। आजम, एक बार फिर हमारे नाज़रीन को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, बताइएगा ये वाक़या पेश कैसे आया, कैसे हुआ ये? जी वजी, देखें ये चूंकि इजलास जारी था तो इजलास के दौरान अपोजिशन जो है वो ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट से जो सजाएं हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसमें अपोजिशन लीडर को सरगोदा ATC से 10 साल की कैद हुई है। उसके बाद डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इससे पहले ये कहा कि वो इस फैसले के अगेंस्ट हाईकोर्ट जाएंगे। तो ये आज भी उन्होंने अपना एक अलामती वॉकआउट किया, पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज किया, बानी चेयरमैन के हक में नारे लगाए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। ऐवान से अलामती बाइकआउट के बाद ये लोग दोबारा ऐवान के अंदर चले गए। ज़ाहिर ऐवान की कार्रवाई जारी थी तो ऐवान के अंदर आज कुछ बिल भी थे, तो ऐवान के अंदर अपोजिशन का होना जरूरी है। तो जब ये लोग दोबारा ऐवान के अंदर पहुंचे हैं तो आजम हम इंतजार करेंगे कि अब जब ये अरकान वापस आते हैं तो ऐवान का माहौल कैसा होता है। बहुत शुक्रिया आजम मलिक, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। और अब एक अहम खबर शामिल करेंगे। BYD पाकिस्तान ने मुल्क में अपनी नौइयत की पहली BYD शार्क मुतारिफ करा दी है। सिर्फ 5.7 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ने वाली इस मुनफरिद गाड़ी में कई ऐसी खुसूसियात हैं जो खरीदारों को पसंद आएंगी। रिपोर्ट देखिए। कराची एक्सपो सेंटर में जदीद टेक्नोलॉजी से लेस BYD शार्क 6 की तकरीब रुनुमाई हुई। एक ताकतवर प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी जो पाकिस्तानी ऑटो मार्केट में नई तारीख रकम करने जा रही है। BYD की शार्क 6 न सिर्फ साइज में बड़ी है बल्कि रफ्तार, ताकत और जदीद फीचर्स में भी अपनी मिसाल आप है। कंपनी का दावा है कि ये पाकिस्तान में मुतारिफ होने वाली पहली प्लग इन हाइब्रिड पिकअप है जो हर तरह के जमीनी हालात, चाहे मिट्टी हो, बर्फ या रेत, में यकसा कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखती है। Pakistan is one of the most strategic market for BYD. For Pakistan Shark 6, I think BYD will using this kind of more diversified product, new energy vehicle to help Pakistan to get green transportation of mobility.
शार्क 6 का खास सेल टू चेज़र स्ट्रक्चर इसे दुश्वार गुजार रास्तों पर भी गैर मामूली इस्तेहकाम देता है। इसका एडवांस सस्पेंशन सिस्टम तवील सफर को निहायत आरामदेह बनाता है। गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.7 सेकंड में हासिल कर सकती है। इसमें 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, 60 लीटर का फ्यूल टैंक और 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स नस्ब हैं।